बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। आज मैं आपको कब्ज़ के मुतालिक कुछ बताना चाहता हूं। कब्ज़ पखाने का रुक रुक के आना, पखाने का सख्त होना, पखाने का निकलने के बाद एहसास बाकी रहना कि अभी और आना है, कब्ज़ कहलाता है। असल में पखाने को बिल्कुल नॉर्मल मिकदार में आना चाहिए, यानी आप गए वाशरूम गए, बैठे, पखाना खारिज, यानी आपको ज़ोर ना लगाना पड़े और पखाना खारिज हो जाए। ये तंदुरुस्ती सेहतमंदी की अलामत है। लेकिन बाज़ औक़ात कब्ज़ के मरीज़ों में ये देखा गया है कि वो वाशरूम में जाते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा पखाना खारिज हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद फिर दोबारा ज़ोर लगाते रहे, पखाना रुक रुक के आता रहा। कभी कभी पखाना मेंगनों की शक्ल में छोटे छोटे, कभी कभी केले की तरह लेकिन सख्त, कभी पखाना शुरू पे सख्त बाद में नरम लेकिन हाजत का बाकी रहना, बहुत ज़ोर लगाना पड़े, पखाना खारिज ही ना हो, ऐसी अलामत। पखाने का बू के साथ आना, यानी हवा खारिज हुई जिसमें से बू हो, पखाने के वक्त खारिज हो, या बैठे उठते चलते फिरते अगर बू वाली हवा खारिज हो तो आप समझिए कि ये कब्ज़ की अलामत है। अगर पखाने को करते हुए आपको मकद को दबाना पड़े या उंगली की मदद से निकालना पड़े तो ये कब्ज़ की अलामत है। जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो सबसे पहले मुंह में दांत उन्हें बारीक करते हैं, ज़बान सलाइवा उसमें मिलता है और वो डाइजेस्ट करता है, ग़िज़ा कुछ नरम हो जाती है। हमारे इसोफेगस से होती हुई जब वो मैदे में पहुंचती है तो मैदा उसको डाइजेस्ट करता है। मैदा उसको हमारी छोटी आंत में धकेल देता है। छोटी आंत में लीवर से जो एंजाइम गैस्ट्रेटिक जूस और पैंक्रियाटिक जूस जो छोटी आंत में आके मिलते हैं और उनके बाद छोटी आंत प्रोटीन, लहमियात, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो छोटी आंत से खून में जज़ब हो जाती हैं। फुजला यानी खुराक का वो हिस्सा जो इन सारे एंजाइम से निकल चुके हैं आगे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। छोटी आंत उन्हें बड़ी आंत में दे देती है। बड़ी आंत में वो माद बहुत पतला होता है, यानी उसमें पानी की मिकदार और कुछ दूसरे एंजाइम जो बाकी रह गए होते हैं वो बड़ी आंत उनमें से जज़ब करती है। और उसके बाद वो बड़ी आंत के 4 हिस्से हैं: असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्सल कॉलन, सेग्नामाइंड कॉलन और फिर रेक्टम से इनस के ज़रिए ग़िज़ा बाहर मुंतकिल हो जाती है। हमें कब्ज़ से बचने के लिए क्या करना होता है? पानी की मिकदार को हम 8 से 12 गिलास मुसलसल लें ताकि ग़िज़ा जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो, अच्छी तरह वो बारीक हो और हमें कब्ज़ ना हो। दूसरा, फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। फ़ाइबर आम, सेब, छिलके वाली सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें जैसे पालक, मेथी वगैरह और छिलके वाली चीज़ें
जैसे दालें छिलके वाली होती हैं, दालें छिलके वाली, या हम गंदम का जो आटा इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम जब वो एक चक्की चलती है चाइना वाली, अगर वो चाइना वाली चक्की में हम आटा पिसवाएं तो उसमें काफ़ी सारा फाइबर ज़ाया हो जाता है जो हमारे कब्ज़ का सबब बनता है। अगर वो पुरानी चक्की जो पूड़ों वाली चक्की होती थी, अगर उसमें आटा ब्रीक करवाया जाए और उसमें छान की जो मिकदार होती है उसको निकाला ना जाए, ये जो छान होता है, छिलका होता है, ये फाइबर से भरपूर होता है, अगर इसको ना निकाला जाए तब ये कब्ज़ नहीं होने देता, ये ग़िज़ा को आसानी से खारिज कर देता है। कब्ज़ से बचने के लिए हमें फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी होती हैं, यानी सेब वगैरह और सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें जैसे पालक, मेथी, साग वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें फ़ाइबर नहीं होता उनसे बचना चाहिए, जैसे डेयरी की प्रोडक्ट्स, दूध, मक्खन, क्रीम, इनमें फ़ाइबर बहुत कम होता है, तो इनसे हमें कब्ज़ से बचने के लिए एहतियात करने की ज़रूरत है। हम जो कुकिंग ऑयल घर में इस्तेमाल करते हैं दिल की बीमारी से बचने के लिए, कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए, उसमें फ़ाइबर बिल्कुल नहीं होता, 0% होता है, वो भी हमें कब्ज़ का सबब बनता है। पखाने की जब हाजत हो तो उसको रोके रखना भी कब्ज़ की अलामत पैदा करता है, यानी दिमाग को आदत हो जाती है कि वो पखाने के थोड़े स्टूल पे या वक़्त के हिसाब से खारिज करना चाहता है, जो कि कब्ज़ का मुस्तकिल रहने का सबब बनती है। जब भी कब्ज़ की हाजत हो पखाने की तो फौरी जाके पखाना करना चाहिए। आर्जी कब्ज़ वाली अद्वियात नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आर्जी कब्ज़ वाली अद्वियात लेने से भी कब्ज़ का मुस्तकिल जो बीमारी है, एक्यूट किस्म की हो जाती है, वो बन सकती है। कब्ज़ की कुछ ब्लड प्रेशर की अद्वियात, एलोपैथी की जो ब्लड प्रेशर की अद्वियात अक्सर ली जाती हैं, उनमें भी कब्ज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो रोज़मर्रा डॉक्टर्स बहुत परमाह तरीके से कर रहे हैं, उनकी वो अद्वियात जो एंटीबायोटिक हैं उनकी वजह से भी कब्ज़ होने के चांस हैं। या स्ट्रेस की अद्वियात, उनमें अफ्यून काफ़ी मिकदार में पाई जाती है, या स्ट्रेस की जो भी अद्वियात लेते हैं उनमें अफ्यून का कोई ना कोई अंसर ज़रूर शामिल होता है जो कब्ज़ का सबब बनता है। हमें ऐसी अद्वियात से भी बचना है। इसके बाद आते हैं हमें क्या खाना है, ताकि क्या इस्तेमाल करना है कि इससे बचा जाए। मैंने पहले बताया कि फ़ाइबर की मिकदार को हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमें जूस, सेब, पानी की मिकदार ये ज़्यादा करनी है। और उसके बाद ये कब्ज़ जो है हमें कौन सी ऐसी बीमारियां दे जाती है, अगर मुसलसल कब्ज़ रहेगी तो बवासीर, मकद से खून आना, मकद में जलन का एहसास, मकद जब बहुत सख्त पखाना हम करने जाते हैं बहुत, तो वो मकद को छील देता है, यानी फिशर हो जाता है। पखाने के बाद मकद का दर्द का रहना, ये भी बवासीर की वजह से होता है। पेट में हवा का भरे रहना, पेट में तना हुआ रहना, फचूला भी कब्ज़ की वजह से एक बहुत बड़ी बीमारी है। कब्ज़ के लिए जब ज़ोर लगाना पड़ता है तो हर्निया के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं।
और उसके अलावा अपेंडिसाइटिस की बीमारी का होने का भी खतरा है। गैस्ट्राइटिस, पेट का तन जाना, ये भी इसकी अलामत है। भूख का ना लगना, पेट में दर्द रहना, पेट में बेचैनी, ये सारी अलामत कब्ज़ की वजह से होती हैं। इंसान के असाबी निज़ाम पे कब्ज़ बहुत असर डालती है। पट्ठों का दर्द हो जाना, सर का दर्द हो जाना, बाज़ दफ़ा कब्ज़ की वजह से गैस बनती है और गैस की वजह से दिल की धड़कन का बढ़ जाना। कब्ज़ की वजह से बाज़ दफ़ा तज़ाबियत बनती है जिसमें नाली में जलन का होते रहना। ऐसी अलामत कब्ज़ की वजह से होती हैं। कब्ज़ ख़त्म करने के लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी बेज़रर अद्वियात मौजूद हैं जिनसे आप पूरी लाइफ में कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आप को या अपने हल्काबाब में कब्ज़ की अलामत पाई जाए, कोई दोस्त आपसे शिकायत करे कि मुझे ऐसी अलामत है, तो आप उन्हें होम्योपैथी की अद्वियात के बारे में मशवरा दें ताकि ऐसी बेज़रर अद्वियात जो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं देती, आपको सेहत और तवाना बनाती है, उनका इस्तेमाल कीजिए ताकि आप सदा सेहतमंद रह सकें। अब मैं आपको होम्योपैथी की ऐसी अद्वियात के बारे में बताता हूँ जो मुस्तकिल तौर पे आपकी कब्ज़ बिल्कुल ठीक कर देती हैं। उनमें एक बहुत बड़ी दवाई नेक्सोमिका है। नेक्सोमिका में कब्ज़ की ऐसी अलामत कि आप पखाना करने जाएं, कुछ पखाना खारिज हो और कुछ बाकी रह जाए और आपको उसके लिए ज़ोर लगाना पड़े। ज़ोर लगाने के बाद आपको एहसास हो कि अभी पखाना और बाकी है, जिसके लिए आपको वॉशरूम में बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। तो ऐसी वक्त बचाने के लिए या अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए नेक्सोमिका का इस्तेमाल करें। नेक्सोमिका 30 ताकत में जवान आदमी के लिए 5-5 कतरे दिन में 3 बार और छोटे बच्चों में 1 से 2 कतरे दिन में 3 बार। जो 12 से 14 साल यानी टीन एज के लोग हैं वो 4-4 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, वो कब्ज़ से छुटकारा हासिल करते हैं। एक उससे अगली दवाई ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया में प्यास की शदीद ख्वाहिश होती है, पानी जब भी पीता है 2-2, 3-3 गिलास पानी, लेकिन इसके बाद पखाना बहुत सख्त, हर जगह खुश्क खाना। आप खाने के लिए आपको कई दिन हाजत ना हो, आपको 2-3 दिनों तक ना तो हाजत हो और पखाना करने जाए तब भी इतना सख्त हो कि निकालना मुश्किल हो, तो होम्योपैथी की दवाई ब्रायोनिया 30 ताकत में 5-5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका खाना नरम हो जाएगा। इससे अगली दवाई ओपियम। ओपियम में काले रंग का पखाना, गोली की शक्ल का पखाना, थोड़ा थोड़ा करके खा जो। एक गोली निकली, थोड़ी देर बाद फिर दूसरी, बड़ा जोर लगाना पड़े, हत्ता कि इतना सख्त कि उंगली की मदद से निकालना पड़े, तो आप होम्योपैथी की दवाई ओपियम इस्तेमाल करें। ये 30 ताकत में 5-5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी। कालनसोनिया। होम्योपैथी की एक दवाई कालनसोनिया है, कब्ज़ को ख़त्म करती है। और अगर कब्ज़ के साथ बवासीर की अलामतें हो चुकी हों, यानी पखाना करते हुए मकद में दर्द हो, तो आप कालनसोनिया का इस्तेमाल करें। पखाना खुश्क, कभी खुश्क और कभी पतला, और हमल के दौरान कब्ज़ के लिए कालनसोनिया एक बेहतरीन दवाई है।